वो तीनों तुमसे दूर रहकर तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, इसलिए आज सुबह हादिसा रूनुमा होते ही वो तीनों तुम्हारे करीब पहुंच गए थे। प्रोग्राम क्या है? मैंने पूछा। बांदीपुरा पहुंचकर ही पता चलेगा, शराफत हुसैन ने जवाब दिया। वैसे तुम्हारे इस कारनामे की इत्तला भी ऊपर तक पहुंच चुकी है। तुमने अगरचे बहुत बड़ा रिस्क लिया था। फौज पूरे शहर को जलाकर राख कर सकती है, लेकिन फौज के मकामी कमांडेंट पर ऊपर से बहुत दबाव पड़ गया था। यहाँ भी इसी रैंक के ऑफिसर्स कमांडेंट पर दबाव डाल रहे थे कि उन दोनों अफसरों को बचाया जाए। अगर कमांडेंट उनकी बात मानने से इनकार करके किसी कार्रवाई का हुक्म दे देता तो भारतीय फौज में फूट पड़ जाती। कमांडेंट को इस दबाव में आकर तुम्हारा मुतालिबा मानना पड़ा। तुमने पहली मर्तबा फौजी कमांडेंट को अपने कदमों पर झुकने पर मजबूर कर दिया है। ये तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी है। ऊपर वाले तुमसे बहुत खुश हैं। शराफत हुसैन ने 2 मर्तबा ऊपर वालों का जिक्र किया था और मैं नहीं समझ सका था कि ऊपर वाले कौन हैं। मैंने जब जिहाद के लिए हाथ में राइफल उठाई थी तो कुछ अरसा तक कमांडर मुहिबुल्लाह के साथ रहा था। उसके बाद मैं और अंगूरी आजादाना तौर पर भारतीय फौजियों के खिलाफ कार्रवाइयां करते रहे थे। यूं तो वादी में मुजाहिदीन की कई तंजीमें भारतीय साम्राज्य के खिलाफ बरसरे पेकार थी। हम बाकायदा तौर पर किसी एक तंजीम से वाबस्ता नहीं थे। पांजल में गुलफराज नामी मुजाहिद ने मुझे मशवरा दिया था कि हिंदवाड़ा पहुंचकर मैं शराफत हुसैन से राब्ता कर लूं, और अब शराफत हुसैन ऊपर वालों की बात कर रहा था और ये ऊपर वाले मेरी समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन थे। मैं शराफत हुसैन से कुछ पूछना चाहता था कि 2 आदमी हमारे करीब आ गए और हमारी गुफ्तगू का रुख बदल गया। घर पहुंचे तो शाम तक लोगों का हुजूम रहा। वो तीनों नौजवान भी मेरे आसपास मंडलाते फिर रहे थे। उनमें से सईद नामी नौजवान मेरे करीब आ गया। वो दुबला पतला सा लड़का था, उम्र 23-24 के लगभग रही होगी। हम इशा की नमाज के बाद यहाँ से निकलेंगे कमांडर। उसने मेरे कान में सरगोशी की। फौज की हिरासत में अपने नौजवानों और फौजियों के तबादले का क्या होगा? मैंने पूछा। इस सिलसिले में हमारे कुछ आदमी फौजी और पुलिस हुकाम से गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, सईद ने जवाब दिया। तबादले के लिए कल दिन में कोई वक्त मुकर्रर किया जाएगा। हिंदुओं की जहनियत से सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। अपने ऑफिसरों की रिहाई के बाद वो तुम्हें और अंगूरी को घेरने की कोशिश करेंगे। उनका बाज घरों पर छापे मारने का प्रोग्राम भी है, इसलिए हम आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे ये भी अंदेशा था कि अपने अफसरों की रिहाई के बाद भारतीय फौजी बेगुनाह निहत्ते शहरियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। मैंने सईद के सामने भी अपने खदशे का इजहार कर दिया। वो फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे, सईद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने उन्हें ऐसी चोट लगाई है जिसे वो कई रोज तक सहलाते रहेंगे और अब वो अपनी हिकमत अमली भी तब्दील करेंगे। फौजी अफसरों की गिरफ्तारी का जिम्मेदार मकामी कमांडेंट को ठहराया जा रहा है। फौज में बहुत ऊपर तक हलचल मच गई है और मुमकिन है इस कमांडेंट को 1-2 रोज में यहाँ से तब्दील करके हेडक्वार्टर या किसी और जगह भेज दिया जाए। मुझे सईद की इस बात से जरा भी इख्तलाफ नहीं था। हमारे हाथों फौज के 2 बड़े अफसरों की गिरफ्तारी कोई मामूली बात नहीं थी। फौज में यकीनन ऊपर तक खलबली सी मच गई होगी। तुम्हारे लिए भी खतरात बढ़ गए हैं, सईद कह रहा था। भारतीय फौज को मतलूब अफराद की फहरिस्त में तो तुम पहले ही से थे, लेकिन अब तुम्हारा नाम इस फहरिस्त में सबसे ऊपर आ गया है। इसलिए ऊपर से ये फैसला किया गया है कि तुम्हें और अंगूरी को आज ही रात यहाँ से निकाल दिया जाए। ये ऊपर वाले कौन हैं? मैंने वो सवाल कर डाला जो शराफत हुसैन से पूछना चाहता था, मगर उसका मौका नहीं मिला था। कमांडर मुहिबुल्लाह, सईद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कमांडर मुहिबुल्लाह? मेरे लहजे में हैरत थी। हाँ। सईद की होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो किसी भी वक्त तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं रहा। तुम्हारी सरगर्मियों की रिपोर्टें भी मुख्तलिफ जराए से उस तक पहुंचती रही हैं। पांजल में गुलफराज ने तुम्हें हिंदवाड़ा में शराफत हुसैन से मुलाकात का मशवरा दिया था। यह दरअसल कमांडर मुहिबुल्लाह ही का हुक्म था, जिसकी गुलफराज ने तामील की थी। गुलफराज की बजाय किसी और जगह कोई और मुजाहिद भी तुमसे मिलता तो ये पैगाम तुम तक पहुंचा देता, लेकिन शराफत हुसैन ने कोई खास बात तो नहीं की। मैंने कहा, यहाँ के हालात की वजह से प्रोग्राम बदल दिया गया है, इसलिए अब बांदीपुरा का इंतखाब किया गया है। अगर वहाँ भी गड़बड़ हुई तो किसी दूसरी जगह का इंतखाब किया जाएगा, जिसकी इत्तला हमें मिल जाएगी। वहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे, लेकिन हम दोनों इस तरह बातें कर रहे थे कि किसी को हम पर शुबा नहीं हो सका कि हम किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। मुझे ये जानकर खुशी हुई थी कि कमांडर मुहिबुल्लाह मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। इशा की नमाज हमने मरकजी चौक की जामा मस्जिद में ही पढ़ी थी। नमाज के बाद जहूर अहमद के घर आकर हमने खाना खाया। उस वक्त भी बहुत से लोग जमा थे। जब मैं जहूर के घर में दाखिल हुआ
तो अंगूरी की खाला और उनकी बेटी आयशा से भी मुलाकात हुई। खाला तो मुझे सीने से लिपटा कर रो पड़ी थी। मैंने अंगूरी को अलग ले जाकर बता दिया कि आधे घंटे बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, और फिर ठीक 9:30 बजे मैं सईद के साथ उस मकान से निकल आया। उसके दोनों साथी पहले ही जा चुके थे। अंगूरी भी स्याह चादर ओढ़े ज़हूर अहमद के घर से निकल आई। उसने अपनी खाला तक को नहीं बताया था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि वो तो किसी को बताए बगैर ही घर से निकली थी। तकरीबन 1 घंटे तक हम तंग और पुरपेच गलियों में घूमने के बाद गुंजान आबादी से बाहर निकल आए। आगे आबादी छदरी थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए आबादी मजीद कम होती गई। अब पहाड़ियों पर कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान नजर आ रहे थे। हम गहरी तारीकी में चलते हुए कब्रिस्तान की तरफ निकल आए, लेकिन कब्रिस्तान में दाखिल होने के बजाय उसके दाएं तरफ से होते हुए गुंजान दरख्तों में दाखिल हो गए। ये सनोबर के दरख्तों का वही मुख्तसर सा जंगल था जो एक तरफ कब्रिस्तान से मिला हुआ था और दूसरी तरफ पहाड़ी के दामन तक चला गया था। उस जंगल में चिनार और चीड़ के दरख्त भी बाकसरत मौजूद थे। जंगल से निकलकर हम पहाड़ियों के साथ साथ चलते रहे। सईद चंद कदम आगे था। मैंने अंगूरी का एक हाथ पकड़ रखा था। हम दोनों के कंधों पर राइफलें लटकी हुई थी। अंगूरी की राइफल चादर में छुपी हुई थी, जबकि हमसे आगे चलने वाले सईद ने अपनी राइफल हाथ में उठा रखी थी। एक जगह हम रुक गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, शहर बहुत दूर रह गया था। अमन और सुकून होता तो ये छोटा सा शहर रोशनियों से जगमगा रहा होता, मगर हिंदू गासबों ने पूरी वादी का अमन और सुकून बर्बाद कर रखा था। शाम का अंधेरा फैलने के थोड़ी देर बाद बाजार भी बंद हो जाते थे और लोग भी अपने घरों में बंद होकर रह जाते थे। ताहम उस वक्त शहर में कहीं कहीं रोशनियां चमकती हुई नजर आ रही थी। हम जहां खड़े थे वो जगह खासी बुलंदी पर थी और वहां से शहर के बाईं तरफ वाली पहाड़ी के दामन में ऊंची जगह पर वाक़े भारतीय फौजी कैंप की रोशनियां जगमगाती हुई नजर आ रही थी। सईद वहां रुककर कुछ देर इधर उधर देखता रहा, फिर हमें इशारा करता हुआ आगे बढ़ गया। हम भी उसके पीछे चल पड़े। तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद सईद फिर रुक गया। वहां अतराफ में बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे और झाड़ियों में कदादम पौधों की बहुतात थी। सईद एक तरफ रुख करके मुंह से पहाड़ी बकरे की आवाज निकालने लगा। जवाब में फौरन ही दूसरे पहाड़ी बकरे की आवाज सुनाई दी। हम पौधों में दुबक कर बैठ गए और राइफलें भी हमने कंधों से उतार कर हाथों में ले ली थी। चंद सेकंड बाद ही तारीकी में छोटे छोटे पत्थरों के लुढ़कने और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 2 आदमी थे। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो 2 ही आदमी थे जो पत्थरों की आड़ से निकलकर सामने आ गए। उनमें एक ने सईद का नाम लेकर पुकारा और हम पौधों से निकलकर सामने आ गए। तारीकी में उन दोनों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाजों से मैंने उन्हें पहचान लिया। वो अनवर और अशरफ नाम के वही 2 नौजवान थे जो सईद के साथ मेरे आसपास मंडलाते रहते थे और हमसे तकरीबन 1.5 घंटा पहले ज़हूर अहमद के घर से रुखसत हो गए थे। हम उनके साथ चलते हुए चट्टानों के दूसरी तरफ आ गए, जहां खुली जगह पर बगैर हुड की एक जीप खड़ी थी। अनवर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अशरफ ने उसके साथ वाली सीट संभाल ली और हम तीनों आमने सामने की सीटों पर बैठ गए। अंगूरी मेरे साथ थी और सईद हमारे सामने बैठा था। जीप स्टार्ट हुई तो सन्नाटे में आवाज चट्टानों में बाज गश्त सी पैदा करने लगी। अनवर ने मुड़कर सईद से कुछ कहा जिसे मैं नहीं सुन सका। जीप एक झटके से हरकत में आ गई। जीप की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। गैर हमवार रास्ते पर वो मेंढक की तरह उछलती हुई चल रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद चट्टानों में घूमने के बाद एक कुशादा रास्ते पर आ गई। ये कोई बाकायदा सड़क नहीं थी, गैर हमवार पथरीला रास्ता था। हिंदवाड़ा से पुख्ता सड़क के रास्ते बांदीपुरा जाना हो तो पहले बारामूला हाईवे पर सफर करना पड़ता है। सोपुर से कई मील आगे एक और पुख्ता सड़क वुलर झील के साथ साथ होती हुई बांदीपुरा और फिर झील के ऊपर से घूमती हुई संभाल से होकर श्रीनगर तक चली गई थी। पुख्ता सड़क वाला रास्ता इख्तियार करना हमारे लिए इसलिए भी मुमकिन नहीं था कि एक तो वो बहुत तवील था और फिर रास्ते में फौज की किसी गश्ती पार्टी से तसादुम होने का खतरा था। लेकिन ये रास्ता जो हमने इख्तियार किया था नाहमवार जरूर था, मगर एक तो फासला कम था और दूसरे ये इलाका सतह जमीन से तकरीबन 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ था। उन दुश्वार गुजार पहाड़ों में भारतीय फौजी दिन के वक्त भी आने से कतराते थे और रात के वक्त तो उनसे आमना सामना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कई घंटों तक उन ऊंचे पहाड़ों में नाहमवार और निहायत दुश्वार रास्ते पर सफर करते हुए हम बिल आखिर रात के आखिरी पहर 3 बजे के करीब मकाम नामी गांव में पहुंच गए। बांदीपुरा वहां से चंद मील के फासले पर रह गया था। मकाम नामी उस गांव में हम सिर्फ चंद मिनट के लिए रुके थे। सईद ने बस्ती के बाहरी जीप रुकवा कर एक मकान का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा फौरन ही खुल गया, जिससे अंदाजा हुआ कि साहिब मकान जाग रहा था।
وہ 1.5 عمر شخص سعید کے ساتھ ہی جیپ کے قریب آ گیا۔ کل ہی فوج کے ایک دستے نے باندی پورہ پر ریڈ کیا تھا، وہ شخص کہہ رہا تھا، اور تم جانتے ہو کہ جب کسی بستی سے فوج کو کچھ نہ ملے تو وہ دوسرے تیسرے دن پھر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آج کا دن تم لوگ ادھر کا رخ ہی مت کرو، یا تو کہیں رک جاؤ یا ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ سعید نے اس کی بات کاٹ دی، پھر مجھ سے مشورہ کرنے لگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو میرا بھی تجربہ ہے کہ خونی بھیڑیے کسی بستی پر دوسری مرتبہ ضرور حملہ ور ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے، اور اگر آج کا دن ہم یہیں رک جائیں تو شاید اس میں ہماری بلائی ہو۔ سعید اور اس کے ساتھی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکے۔ ہم جیپ سے اتر کر مکان میں داخل ہو گئے۔ انور اسٹیئرنگ کے سامنے ہی بیٹھا رہا۔ وہ شخص ہمیں مکان کے اندر چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد جیپ کے روانہ ہونے کی آواز سنائی دی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دونوں بھی واپس آ گئے۔ ہم جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ خاصا کشادہ تھا، فرش پر دری ہی بچھی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں لکڑی کی 1 سال خوردہ چھوٹی میز پر لالٹین رکھی ہوئی تھی۔ وہ شخص کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا معذرت کرنے لگا کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں مل سکتی، لیکن جب انگوری کو دیکھ کر اسے کچھ احساس ہوا تو وہ بولا، معاف کرنا بیٹی، آؤ میں تمہیں دوسرے گھر میں خواتین کے پاس چھوڑ دوں، میں یہی ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ انگوری نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں، میرے گھر والے دوسرے مکان میں ہیں۔ وہ بولا، کچھ کھاؤ گے تم لوگ یا قہوہ بنا لیں؟ اس وقت تو صرف قہوہ ہی چلے گا، سعید نے جواب دیا۔ اس شخص کا نام حنیف تھا اور وہ مجاہدین کے لیے مخبری کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا تھا۔ اسے اطلاع تھی کہ ہم آج رات کسی وقت یہاں پہنچیں گے، اس لیے وہ ہمارے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ حنیف کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹانگیں سامنے کو پھیلا رکھی تھی۔ جیپ کے اس سفر نے ہمارے انجر پنجر ڈھیلے کر دیے تھے، اگر پیدل چلتے تو شاید اتنی تھکن نہ ہوتی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، وہ دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد حنیف قہوہ لے کر آ گیا۔ انگوری بھی جاگ گئی۔ گرم گرم قہوہ پینے کے بعد ہمارے حواس کچھ بحال ہوئے، لیکن ہم زیادہ دیر تک اسی طرح نہیں بیٹھے رہ سکے۔ تھکن بری طرح سوار تھی اور نیند غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب سے پہلے انگوری چادر اوڑھ کر آڑی ترچھی فرش پر لیٹ گئی اور اس کے بعد دوسرے بھی لڑکتے گئے۔ اگلا دن ہم نے مقام نامی اس بستی میں گزارا۔ شام سے ذرا پہلے باندی پورہ سے آنے والے ایک آدمی سے سب ٹھیک ہے کا پیغام مل گیا، اور شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی دیر بعد ہم باندی پورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے میں ہم باندی پورہ پہنچ گئے۔ افضل عباسی ہمارا منتظر تھا۔ اس نے جیپ اپنے ایک آدمی کے حوالے کر دی اور ہمیں لے کر ایک مکان میں پہنچ گیا۔ 1 گھنٹے بعد 2 اور آدمی وہاں پہنچ گئے اور ہمیں بتایا کہ اگلے روز شام سے پہلے ہمیں گندربل پہنچنا ہے، جہاں کمانڈر محب اللہ ہمارا منتظر ہوگا۔ میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی، کوئی بڑا منصوبہ ہے جس کے لیے مجھے اتنی رازداری سے گندربل بلایا جا رہا ہے، اور کمانڈر محب اللہ خود بھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ ہم رات 2 بجے تک باتیں کرتے رہے، پھر افضل عباسی اور اس کے ساتھی چلے گئے اور ہم بھی سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں گہری نیند میں تھا کہ سعید نے ہمیں جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس وقت دن کا مدھم سا اجالا پھیل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ اٹھو جلدی کرو، سعید چیخا۔ فوج نے گاؤں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ سعید کے علاوہ اشرف اور انور بھی جاگ چکے تھے اور اپنی اپنی رائفلیں چیک کر رہے تھے۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ سعید نے مجھے تو جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا، لیکن انگوری کو اس نے محض آوازیں دینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ میں نے انگوری کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ انگوری اٹھو جلدی کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ فوج نے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ۔ انگوری نے بھی اٹھنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی رائفل سنبھال لی۔ اسی وقت افضل عباسی دوڑتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ تم لوگ میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، افضل عباسی نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم اس کے ساتھ مکان کے عقبی دروازے سے نکل آئے۔ اس طرف سے ایک تنگ سی گلی تھی۔ افضل عباسی آگے تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ 3-4 تنگ سی گلیاں گھوم کر ہم ایک کشادہ گلی میں نکل آئے۔ ٹھیک اسی وقت گاؤں کی مشرقی مسجد سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی۔ یہ مسجد گاؤں کے آخری سرے پر تھی اور اسی طرف وہ سڑک تھی جو گرور، حاجن اور سنبل ہوتی ہوئی سری نگر تک چلی گئی تھی۔ باندی پورہ سے اوپر شمال کی طرف ترکبال جانے والی سڑک پر ایک بہت بڑا فوجی کیمپ تھا، اور میرا خیال ہے کہ باندی پورہ کو گھیرے میں لینے والی فوج اسی طرف سے آئی تھی۔ اذان ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی مؤذن کی آواز خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ بھارتی فوجیوں نے مسجد میں گھس کر مؤذن کو شہید کر دیا تھا۔ میں رک گیا۔
अब गांव की मरकजी मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई देने लगी थी। मेरे पीछे अंगूरी और अनवर थे, वो भी रुक गए। अफजल अब्बासी ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और दूसरे लम्हे उसकी चीखती हुई आवाज सुनाई दी, रुको मत कमांडर, आगे चलते रहो, उन्होंने मुअज्जिन को शहीद कर दिया है। मैंने भी चीख कर जवाब दिया, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते कमांडर, मेरे साथ आओ। अफजल अब्बासी ने कहा। हम सामने वाली एक और गली में दाखिल हो गए और फिर एक मकान में घुस गए। उस मकान में औरतें भी थीं और बच्चे भी। 2 डेढ़ उम्र आदमी थे और एक जवान लड़का था। तीनों मर्दों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें नजर आ रही थी। सिर्फ 1 मिनट बाद एक और 9 उम्र लड़का दौड़ता हुआ मकान में दाखिल हुआ। हाँ, कितने लोग हैं और कहाँ पोजीशन ली है उन्होंने? अफजल अब्बासी ने उस लड़के से पूछा। 2 ट्रकों पर तकरीबन 30 फौजी हैं। एक जीप है जिस पर 2 लेफ्टिनेंट और एक मेजर है, लड़का बता रहा था। एक ट्रक गांव के मरकजी चौराहे पर खड़ा है। फौजियों ने चारों तरफ राइफलें तान रखी हैं। एक ट्रक अड्डे के पास है। उन्होंने अड्डे के साथ वाली मस्जिद के पेश इमाम को गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। ठीक है, तुम जाओ और फकीर हुसैन से कहो अपने आदमियों के साथ अपने ठिकाने पर ही मेरा इंतजार करे। अफजल अब्बासी ने कहा और लड़का दौड़ता हुआ मकान से बाहर निकल गया। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि गांव वाले मुकाबले के मूड में हैं। इसका मतलब है कि उनके पास एमुनिशन भी काफी तादाद में मौजूद होगा। मैंने फाल किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। यहाँ तुम्हारे पास कितने आदमी हैं और एमुनिशन की सूरत हाल क्या है? मैंने अफजल अब्बासी से पूछा। कम से कम 20 आदमी हैं जो मरते दम तक मुकाबला कर सकते हैं, अफजल अब्बासी ने जवाब दिया। हमारे पास गोला बारूद भी काफी मिकदार में मौजूद है। चंद रोज पहले एक झड़प में भारतीय फौजी असलिहा छोड़कर भाग गए थे, जिस पर हमने कब्जा कर दिया था। ठीक है, हम उनका मुकाबला करेंगे। मैंने कहा, क्या हम किसी ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां से मरकजी चौक का जायजा लिया जा सके? हाँ, मेरे साथ आओ, अफजल ने कहा। 1-2 गलियों और फिर मकानों की छतों पर से होते हुए हम एक 2 मंजिला मकान की छत पर पहुंच गए। उस मकान की छत पर खुश्क लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। गालिबन बहुत पहले दरख्तों की लकड़ियां काट कर यहाँ डाल दी गई थी, जो अब खुश्क हो चुकी थी। उनमें चंद बड़े तने भी थे। मैंने अंगूरी और सईद वगैरह को सीढ़ियों के करीब ही रुकने का इशारा किया और अफजल के साथ लकड़ियों की आड़ में सीने के बल रेंगता हुआ मंडीर के करीब पहुंच गया। मंडीर तकरीबन 2 फुट ऊंची थी। उसके साथ भी लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। मैं मंडीर के ऊपर लकड़ियों की आड़ से सामने देखने लगा। चौक वहां से तकरीबन 50 गज दूर था। अखरोट के एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बड़ा ट्रक और उसके साथ ही एक जीप खड़ी थी। दोनों पर लाइट मशीन गनें नस्ब थी और गनर उन लाइट मशीन गनों के सामने मुस्तैद खड़े थे। वो तकरीबन 18 फौजी थे जो मुख्तलिफ समतों में रुख करके पोजीशन लिए बैठे थे। एक मेजर जीप पर बैठा हुआ था। उसके करीब ही एक लेफ्टिनेंट खड़ा था, जबकि दूसरा लेफ्टिनेंट उनसे 2-3 गज दूर एक मेगाफोन लिए खड़ा इधर उधर देख रहा था। कुछ ही देर बाद 2-3 फौजी 4 मकामी आदमियों के साथ चौक के दूसरी तरफ वाली गली से नमूदार हुए। गांव के वो चारों आदमी बूढ़े थे और फौजियों ने उन्हें राइफलों की जद पर ले रखा था। वो लोग जीप के करीब आकर रुक गए। मेजर उनसे बातें कर रहा था और वो चारों मुसलसल इनकार में सर हिला रहे थे। उसके कुछ ही देर बाद दूसरा लेफ्टिनेंट भी उनके करीब आ गया। वो भी उनसे कुछ देर बातें करता रहा, फिर मेगाफोन पर ऐलान करने लगा, गाँव वालों, वो कह रहा था, हमें इत्तला मिली है कि कमांडर शमरोज, कमांडर अंगूरी और उनके चंद साथी गुज़श्ता रात हिंदवाड़ा से यहाँ पहुँच गए हैं और उन्होंने गांव के किसी घर में पनाह ले रखी है। वो एक लम्हे को खामोश हो गया। मैं अपना और अंगूरी का नाम सुनकर उछल पड़ा। उन्हें हमारे हिंदवाड़ा से निकलने और यहाँ पहुँचने की इत्तला मिल चुकी थी। वो कह रहा था, हम इस गाँव के बासियों को 15 मिनट देते हैं, उन उग्रवादियों को हमारे हवाले कर दें। 15 मिनट बाद हम घरों की तलाशी लेंगे और फिर हम किसी को माफ नहीं करेंगे और अगर किसी ने मुदाखलत की तो इस गांव को जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। ये ऐलान कई मर्तबा दोहराया गया। बस्ती के उन चारों आदमियों को जिन्हें गालिबन पूछताछ के लिए फौजी पकड़ लाए थे, एक तरफ बिठा दिया गया। मैं लकड़ियों की आड़ से सामने देखता रहा। वो तीनों फौजी ऑफिसर आपस में किसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। तुमने कुछ देर पहले उस लड़के को फकीर हुसैन के पास भेजा था, उसके पास कितने आदमी हैं और वो कहाँ हैं? मैंने मुड़कर अफजल अब्बासी से पूछा। वो सामने की एक गली में है, उसके साथ 5 आदमी और हैं। अफजल अब्बासी ने जवाब दिया, उसे पैगाम भेज दो कि 2 आदमी सामने सुर्ख छत वाले मकान पर चले जाएं और 3 आदमी गली को ब्लॉक कर लें। मैंने चौक के दूसरी तरफ एक मकान की तरफ इशारा किया और 3-4 आदमी उस तरफ वाली गली को ब्लॉक करने के लिए भेज दो। भारतीय फौजी खुली जगह पर हैं और हम उनसे बेहतर पोजीशन में हैं। इंशाल्लाह कोई भी भारतीय भेड़िया बचकर नहीं जा सकेगा। और सईद, मैंने मुड़कर सईद को मुखातिब किया, जो इस दौरान झुकता हुआ हमारे करीब आ गया था।
تم اپنے لڑکوں کو لے کر اس طرف جا کر راستہ بلاک کر دو، اگر دوسرا ٹرک اس طرف جانے کی کوشش کرے تو اڑا دینا۔ اور تم لوگ، افضل عباسی نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں اور انگوری یہیں رہیں گے، میں نے جواب دیا۔ ممکن ہو تو ہمیں تھوڑا سا ایمونیشن بھیج دو، ہم یہاں سے بہتر طور پر صورتحال پر نگاہ رکھ سکیں گے۔ جاؤ، اب دیر مت کرو۔ انہوں نے 15 منٹ کا وقت دیا ہے، ہمیں اس مہلت سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ افضل اور سعید وغیرہ فوراً ہی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ انگوری میرے قریب آ گئی تھی۔ اسی وقت میں نے 2 آدمیوں کو ایک گلی سے نکل کر بائیں طرف واقع مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ ذرا آگے بڑھے تو 2 فوجیوں نے انہیں روک لیا۔ پہلے ان سے کچھ پوچھتے رہے، پھر ایک فوجی ان کی تلاشی لینے لگا۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ ہم اپنے ہی گھروں میں محفوظ نہیں تھے۔ ہر شہر، قصبے اور دیہات میں لوگوں کی تلاشی لے کر انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کی جیب سے ناخن تراش بھی نکل آتا تو اسلحہ رکھنے کے جرم میں ان پر بے پناہ تشدد کیا جاتا اور اسے زندگی بھر کے لیے معذور کر کے پھینک دیا جاتا۔ تلاشی لینے کے باوجود ان دونوں بوڑھوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف نہیں جانے دیا اور انہیں دھکے دے کر واپس جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اسی طرح کئی اور نمازیوں کو بھی مسجد تک نہیں پہنچنے دیا گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میں نے مڈیر کے قریب لکڑیوں کی آڑ سے ادھر ادھر دیکھا۔ گاؤں میں کوئی نقل و حرکت دکھائی نہیں دی تھی۔ جو چند آدمی نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے انہیں واپس بھیج دیا گیا تھا۔ گھروں کے دروازے بند تھے۔ مجھے اپنے آدمی بھی کہیں دکھائی نہیں دیے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ اپنے اپنے مورچوں پر پہنچ چکے ہوں گے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔